हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको इसके लिए पेमेंट नहीं करना है, ओनली बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 5। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स। कुणाल स्टोर्स की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जो नीचे ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं ये अगस्त मंथ के ट्रांजेक्शन है, 2018 अगस्त मंथ के। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें परचेज गुड्स से स्टार्ट हुआ है। परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ एंड 10% कैश डिस्काउंट के साथ फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। तो ये जो सारी जो ट्रांजेक्शन है इनको डीपली इनकी किस तरीके से आपको है ना टीडी कैलकुलेट करना है और टीडी के बाद में आपको कैश डिस्काउंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। और तो इस सबको मैं आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन इसका देने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और सारे के सारे जर्नल एंट्रीज मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। उसके लिए फॉर्मेट रेडी रखिएगा, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए फॉर्मेट तैयार रखती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन डीपली दे सकूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स है ना ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू क्लियर हो सके, आपको कोई तकलीफ ना हो। सेकेंड इसमें दिया है कि ओपन करंट अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट ओपन किया। कैश परचेस की एंट्री है इसमें, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। इसमें है ना क्रेडिट में गुड्स सेल किया है वो एंट्री है। फिर सैलरी पेमेंट को लेकर है, तुषार ने गुड्स रिटर्न कर दिए उसकी एंट्री है। तो कुछ बहुत कुछ हमें नई एंट्रीज भी दिख रही है। गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज, तो ये ड्राइंग्स वाली एंट्री भी आ रही है इसमें। लैपटॉप ऑफ 40,000 का जोशी इलेक्ट्रॉनिक से लिया है उसकी एंट्री है। जीएसटी है, पेमेंट, देन रेंट पेड आ रहा है, परचेज मोटर कार का परचेज, जीएसटी कैलकुलेशन, देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, देन परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट एंड पेड बाय ईसीएस कैश टू अमित who allowed us 1,500 का डिस्काउंट, then sold goods of 5,000 at loss of 1,000 and sold goods for ₹20,000। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी इसमें एंट्रीज है। तो हमें ये सारी एंट्रीज है ना हम जर्नल एंट्रीज इनकी बड़ी डीपली समझते हुए, हमें ना कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, एस्पेक्ट्स निकालते हुए जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो चलिए फॉर्मेट रेडी है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट एंट्री है 2018 अगस्त 1 को, फर्स्ट को परचेस गुड्स परचेस हुआ, 90,000 का गुड्स परचेस हुआ, ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में जो अमाउंट आएगा उस पे हमें ना 10% का फिर यहाँ पर उसके बाद में जो एंड 10% का है ना कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश से 10% का कैश डिस्काउंट मतलब रिसीव हुआ है, यहाँ पर हम बोलेंगे रिसीव हुआ है। एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक, और है ना 1/3 अमाउंट है ना पे किया गया चेक के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो 1/3 अमाउंट है इसी के ऊपर हमको है ना 10% का कैश डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये इमीडिएटली हम पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश ये पेमेंट करने की वजह से हमको डिस्काउंट रिसीव होने वाला है। तो जब ये 1/3 का अमाउंट है उस पर हम अभी ये 1/3 कैसे निकालना है, 2/3 कैसे निकालना है, तो ये सब है ना मैं आप लोगों को अभी इसका कैलकुलेशन हम दिखा देती हूँ पहले, और फिर हम है ना इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना जो अकाउंट आने वाला है परचेसेस अकाउंट तो डेबिट होने वाला है, उसी के साथ में हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा यहाँ पे, एंड टू बैंक अकाउंट भी आएगा, एंड राकेश का नाम भी आने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है बंदा, कोई एक साथ पेमेंट नहीं कर रहा है कुणाल स्टोर, राइट। तो हम इसका वर्किंग नोट है ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। चाहिए तो पहले हमें ये जर्नल की ये जो एंट्री है वो लिख सकते हैं कि भाई यहाँ परचेसेस अकाउंट डेबिट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, भाई अगस्त अमाउंट हम बाद में फिल करते हैं 2018। इस तरीके से भी आप करते हैं तो देयर इज नो इश्यू, आपको क्लियरली तुरंत आपको कंफर्म हो गया कि भाई क्या एंट्री डेबिट होने वाली है। तो आप उसी हिसाब से परचेसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर अमाउंट को पेंडिंग रखा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस लीव कर TO2 यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी। तो बैंक अकाउंट क्योंकि पेमेंट किया तो है ना चेक दिया है मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। 2 यहाँ पर फिर हम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे है ना रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड लिख लो तो उससे आपको याद भी रहेगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड
रिसीव्ड रहेगा। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ पर हम एंट्री, यहाँ पर एंट्री है उसमें टू राकेश अकाउंट हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री हम लिखेंगे अभी यहाँ पे हम राकेश अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम राकेश, ये जो एक बात आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर आपने राकेश को पहले क्रेडिट में लिखा होता तो भी चलता, अगर आपने है ना पहले बैंक को लिखा है तो भी चलता है, और अगर आपने पहले डिस्काउंट रिसीट को पहले लिख दिया तो भी चलता है। आपको अमाउंट फिल करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि भाई राकेश की यहाँ पे आपको बैलेंस कितना दिखाना है, आपको डिस्काउंट रिसीट का बैलेंस कितना दिखाना है, मतलब अमाउंट कितना दिखाना है, और बैंक में कितना अमाउंट दिखाना है, उस टाइम पे आपको है ना यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देयर इज नो इशू, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बैंक पहले क्यों लिखा या राकेश पैसे पहले क्यों लिखा, या तो इस तरीके का कोई भी आपको इशू नहीं है। बस अमाउंट के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे हम वर्किंग नोट इसकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि तब तक वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो हम अमाउंट फिल नहीं कर सकते, वर्बली आप ये काम नहीं कर सकते हो, इसलिए वर्किंग नोट बहुत मस्ट हो जाता है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अमाउंट कितना दिया है 90,000 का, तो 90,000 पे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आपको इस पे ना ट्रेड डिस्काउंट है ना कैलकुलेट करना होगा। तो इसकी जो इनवॉइस प्राइस है, जो इसकी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस जो बताई गई है, इनवॉइस प्राइस, इसको बिल में हम बोलते हैं ना ट्रेड स्टार्टिंग में इसकी जो प्राइस बताई गई, राइट, तो वो 90,000 बताई गई। तो 90,000 का परचेसिंग हुआ है, 1 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है 1 अगस्त का ट्रांजेक्शन को, 1 अगस्त का ट्रांजेक्शन। तो इस पर अभी आपको लेस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये बात हमको याद रखनी है। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट DISC करके आप लिख सकते हो। तो अभी 10%, 90,000 का 10% कितना होता है आप सभी को पता है। 90,000 को जब हम 10% निकालते हैं तो 9,000 आता है। एक आपको साधारण से भी बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब 10/100 होता है, तो 2 zeros रिमूव हो गए, और फिर है ना 10 मल्टीप्लाई बाय 900 करोगे तो 9,000 होता है। तो यहाँ पे 90,000 माइनस 9,000 आप 10% डिस्काउंट है ना वो रिमूव करोगे, तो 81,000 आपके पास अभी अमाउंट बचा। अब इस 81,000 का माय डियर स्टूडेंट, ये है ना, ये जो 81,000 ये परचेस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? परचेस अकाउंट में। जब हम दिखाएंगे, हमने परचेस अकाउंट लिखा है ना, परचेसेस अकाउंट, वहां पर हम 81,000 हम है ना ये रिकॉर्ड करने वाले। कहाँ पर? यहाँ पे हमने परचेसेस अकाउंट लिखा, तो परचेसेस अकाउंट अब हमने है ना 81,000 की परचेसिंग की। सीधा साधारण बात यह है, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में 81,000 आपको परचेस अकाउंट में लिख देना। अब कितना बैंक से पेमेंट कितना किया, बैंक के थ्रू, मतलब चेक कितने का दिया, तो 1/3 अमाउंट के लिए चेक दिया, तो अब आपको 1/3 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 81,000 है कैश ट्रांजेक्शन, आप इसको बोल सकते हो भाई इमीडिएट। ये जो बैंक और कैश होता है ना, कैश एंड बैंक आप लिख लो भाई। बैंक भले चेक से पेमेंट किया, लेकिन इमीडिएट एक तरीके से पेमेंट कर दिया है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे पेमेंट की, अगर आपके टेक्स्ट बुक में ना रिसीव्ड बाय चेक करके लिखा हुआ है तो आपको रिसीव्ड को कैंसिल करना है। यहाँ पे ये जो रिसीव्ड लिखा है उसको कैंसिल करके आपको पेड वर्ड यूज करना है, क्योंकि ना परचेस करते हैं तो हमको पेमेंट करना होता है, हम रिसीव नहीं करते हैं कभी भी अमाउंट। हम परचेस करने के टाइम पे हमको है ना पेमेंट करना होता है, तो पेड वर्ड आना चाहिए कि 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। तो 1/3 हम निकालेंगे, 1/3 अमाउंट, तो 1/3 दिया है हमको। तो बैलेंस कितना बच गया भाई? तो बैलेंस यहाँ पर जो होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा बचा हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना होगा? अरे 1/3। अब आप बोलोगे मिस 1/3, तो आपके पास 2/3 कहाँ से आया? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स है ना भूल जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो ये 2/3 कैसे होता है, कैसे आता है। अभी ये देखिए, ये जो 1/3 है, इसका मतलब आपको इसका मैं जैसे 3 पार्ट्स, 1/3 मतलब टोटल 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट इज गिवन बाय कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक, चेक का पेमेंट हो गया। तो बचे हुए कितने पार्ट बचेंगे? 3 में से 2 बचेंगे, तो 2/3। इस तरीके से भी आप डायरेक्टली क्विकली इसको है ना आप अंडरस्टैंड कर सकते हो फ्रैक्शन में। और अगर आपको फ्रैक्शन वे से जाना है तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको इन जनरल यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बता दूं आपको। जैसे 1/3 को निकालने के लिए आप 1 माइनस 1/3, 1/3 में से आप बचा हुआ बैलेंस निकालने के लिए 1 मतलब पूरा टोटल होल,
तो 1 - 1/3 करेंगे जब आप, तो फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको है ना डिनोमिनेटर को आपको इक्वलाइज करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तो 3 × 1 तो नीचे भी यहाँ पे 3 आएगा, फिर माइनस क्योंकि यहाँ पे 1 × 3 आएगा, फिर -1/3 आप इसको फ्रैक्शन को 3/3 -1/3, तो यहाँ पे 3 - 1 किया तो 2/3, इस तरीके से आपका 2/3 आता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप नीचे के पार्ट देखो ना भाई, कितना है डिनोमिनेटर में, कितना है 3 है, तो 3 - 1 करो तो 2 बच गए, तो आउट ऑफ 3 2 पार्ट्स है ना वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। अभी इसको यहाँ पे अभी 1/3 अमाउंट, मतलब हमें 81,000 का 1/3 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 81,000 को मल्टीप्लाई करो 1/3 से, 1/3 से। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर 2 रिमेन रहा, 3 × 7 = 21, तो 27,000 का चेक मतलब दिया है, चेक पेमेंट 27,000 का चेक पेमेंट। लेकिन इसमें है ना चेक पेमेंट करना है तो उसने क्या किया, बंदे ने इस पे 10% डिस्काउंट दे दिया। वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी पहले हम 2/3 भी निकाल लेते हैं, तो 2/3 के लिए हम 81,000 × 2/3 करेंगे। अभी जैसे 3 × 1 = 3 एंड 3 27 = 81 होता है, तो 27,000 × जब 2 करोगे तो 54,000। ये 54,000 किसके खाते में लिखेंगे हम, अरे ये उधार वाला बात है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे नेम हम यूज करेंगे राकेश। तो मतलब जहाँ पे राकेश का नाम लिखा है वहाँ पे क्रेडिट में हम 54,000 लिख देंगे। और ये जो चेक वाला अमाउंट है 27,000, लेकिन इस पे 10% का कैश डिस्काउंट दे रहा है सामने वाला बंदा। पेमेंट हम कर रहे हैं, मतलब कुणाल पेमेंट कर रहा है, तो 10% का कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहा है वो। तो कैश डिस्काउंट कितना, 27,000 पे 10%, मतलब 27,000 × 10/100 करेंगे तो 2700 का आया कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट पेड होगा वो कितना होगा फिर चेक के थ्रू, तो अमाउंट पेड होगा, अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू 27,000 - 2700 करना होगा हमको। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों को, 1000 में से 700 माइनस किया तो 300, राइट। एंड फिर आपका ये 1000 आपने यहाँ पे किया ना, तो ये 26,000 में से 2 माइनस, सॉरी 26,000 में से 2000 माइनस करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 24,000। तो 24,300, ये तो आप लोगों को आता है, ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो अब आपका ये जो अमाउंट है कौन सा, ये आपको है ना बैंक, जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट लिखा है वहां पे आप है ना 21,300 लिखोगे। ये जो 2700 है ना, ये आप डिस्काउंट के यहाँ पे ये अमाउंट लिखोगे। तो आपको यहाँ से कौन कौन से अमाउंट है ना रिकॉर्ड करना है, ये वाला अमाउंट आपको लिखना है डिस्काउंट के इधर, ये वाला अमाउंट लिखना है आपको बैंक के इधर, और ये जो 54,000 वाला अमाउंट है ये आपको राकेश के यहाँ लिखना है। एंड 81,000 का हम ऑलरेडी लिख चुके परचेस के यहाँ पे। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी 54,000, और ये सब सम अप करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 81,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक में है कितना, तो 24,300 रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। डिस्काउंट कितने का दिया, तो 2,700 रुपये का डिस्काउंट, इस तरीके से। एंड राकेश का कितना, तो 54,000। अभी देखो ना करस्पॉन्डिंग एंट्री, आप सारे क्रेडिट के अमाउंट को टोटल करो 81,000 ही होगा, राइट। अभी नरेशन में क्या लिखेंगे हम, इस तरीके से करना है। मैं समझा रही हूँ इसीलिए समय लगता है, आप लोग करोगे, आपको समझ में आने के बाद में तो आप लोगों का तो सम क्विकली होने वाला है, राइट। ऐसा नहीं है कि मिस को इतना टाइम लग रहा है तो हमको भी इतना टाइम लगेगा क्या, नहीं बाबा, मैं इतना ज़्यादा बोल बोल के आपको एक्सप्लेन करूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। नाउ being goods purchased at the rate 10% trade discount TD and 10% cash discount on 1/3 amount paid by चेक। इस तरीके से हम लिख लेंगे। बाकी का तो बैलेंस है वो क्रेडिट है। तो ये जो राकेश का नाम लिखा है तो मतलब ये हमारा
क्रेडिटर है, ये राकेश कौन है, क्रेडिटर है। जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। डिस्काउंट रिसीव होता है तो ये इनकम है ना, तो इनकम होती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं हम। ये इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हुआ मतलब ये इनकम है, तो इनकम जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। एंड बैंक बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस डिक्रीज होता है तो। एंड परचेसेस है ना, ये डेबिट है क्योंकि ये एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो इस तरीके से हमको करना है और एंट्री को हमको सेपरेट कर देना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को मतलब लाइन ड्रॉ कर लेना है पर्टिकुलर्स में। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 5 तारीख को बोला कि भाई है ना बैंक अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट बैंक में ही ओपन होता है ना, कौन सी बैंक में, इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो नेम यूज करने वाले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम यूज करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ने रिसीव किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट ओपन किया तो वो बिजनेस का ही अकाउंट है ना, करंट अकाउंट। तो उसमें मतलब उसमें ना ओपन किया बाय डिपॉजिटिंग 60,000, मतलब ये कैश डिपॉजिट किया है। तो कैश है ना, ये तो बिजनेस से तो चला गया और किसके पास चला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा ही खाता है, तो मतलब हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है हमारा, उसमें बैलेंस है ना इंक्रीज होने वाला है। इसलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट करके मैंने इसको क्या कर देंगे, हम बैंक अकाउंट करके भी इसको लिख सकते हैं। स्टेट बैंक का नाम देने की हमको जरूरत नहीं है। एंड टू कैश अकाउंट हमको लिखना है तो इसकी जगह पे हम है ना बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन होता है और आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा तो भी देयर इज नो हार्म, हम बैंक या फिर कैश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देंगे। अभी जो 5 तारीख को जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लिख देंगे भाई बैंक अकाउंट डेबिट, आपको चाहिए ब्रैकेट में लिख लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी SBI में आपका बैलेंस इंक्रीज हुआ ना, आपका खाते में पैसा तो आपके खाते में ही जा रहा है, वो आपका करंट अकाउंट ओपन हो रहा है कुणाल स्टोर्स का, तो 60,000। एंड 2 है ना कैश डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट क्या करेंगे भाई, कैश ही करेंगे ना, 60,000 रुपया डिपॉजिट किया तो 60,000 कैश। तो यहाँ पे कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखो। नरेशन में लिखेंगे बिंग, यहाँ पे नरेशन में हम लिख देंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू cash deposited in SBI to open current account, तो इस तरीके से हमको लिखना है। नाउ यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे एंट्री को, ट्रांजैक्शन को मतलब। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट इस पे। तो नेक्स्ट इसमें क्या बोला है तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 तारीख को मतलब 8 अगस्त को कैश परचेसेस हुआ, मतलब हम ना रोकड़ा देकर हमने परचेसिंग की। तो एक यहाँ पे जो एस्पेक्ट निकल के आया वो परचेसेस अकाउंट हो गया एंड दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश अकाउंट। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके हम लिखेंगे 85,000 का हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितने तारीख को, यहाँ पर 8 तारीख को हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट स्पेस लीव करके टू कैश अकाउंट, रोकड़ा देकर। भाई यहाँ पे कोई डिस्काउंट वाली बात है नहीं। अभी क्यों नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, कोई बंदा देता है और कोई नहीं देता है डिस्काउंट, वो वाली बात है। तो यहाँ पे 85,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज्ड एंड कैश पेड इमीडिएटली। एक हाथ रोकड़ा दिया और एक हाथ क्या किया, गुड्स ले लिया। तो परचेसेस अकाउंट है मतलब एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया हमारा, एक्सपेंसेस हो गया तो इसको डेबिट करो। या फिर ये भी बोल सकते हैं भी स्टॉक इंक्रीज हो गया तो वो एसेट भी बोल सकते हो। तो एसेट कब में, जब बैलेंस इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। एंड यहाँ पे ये जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, बैलेंस जा रहा है हमारा। तो इस तरीके से हमको लिखना है और यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है ना यहाँ पे 10 तारीख को, वही 10 तारीख को क्या बोल रहे हैं तो 10 तारीख को देखिए बोल रहे कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा। ठीक है भाई, उधार में खरीदा किससे, टू तुषार, सॉरी उधार में बेचा, सॉरी सोल्ड है ना, बेचा। तो उधार में बेचा है, किसको बेचा है, तुषार को बेचा। तो उधार में जब तुषार को बेचा
तो तुषार ने तो उसको रिसीव किया है एंड तुषार हमारा डेटर हो गया, इसका मतलब, क्योंकि सेल जिसको करते तो वो बंदा है ना डेटर हो जाता है जब हम उसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुषार हो गया डेटर, तो डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट करो एंड है ना यहाँ पर है ना हमारा सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, सेल्स इनकम होता है इसीलिए उसको क्रेडिट करो। अब यहाँ पे बोला 20,000 का, लेकिन यहाँ पे क्या बोला एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, तो 10% हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20,000 पे 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो 2,000 होता है, माइनस करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। ये डायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप है ना उसको इमीडिएटली वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, अगर, क्योंकि जब तक आपको वर्किंग नोट का कंपल्शन नहीं देते तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्रांजेक्शन की आप है ना वर्किंग नोट दिखाओ, तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ये 10% का ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, याद रखिएगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको माइनस करना पड़ता है। 20,000 में से 2,000 माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हमें एंट्री लिख लेते हैं भाई, तुषार को कर देते हैं हम डेबिट। तो 10 तारीख को तुषार अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट, क्योंकि ये डेटर है, तुषार है वो डेटर है, और जब भी डेटर इंक्रीज होता है, डेटर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। हम 18,000 लिख देती हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी नरेशन के वहीं पे ये वर्किंग नोट, नहीं तो कुछ बच्चे मेरे कभी कंफ्यूज होंगे तो ऐसे होगा कहाँ से 18,000 आया। तो 2 यहाँ पर सेल्स अकाउंट, तो जब भी क्रेडिट सेल होता है तो हम सेल्स अकाउंट, मतलब हम बंदे का नाम लिखते हैं, जिसको उधार में दिया उसका नाम लिखते हैं। तो सेल्स यहाँ पे हमारा सेल्स है, तो ये इनकम है, इनकम है, इनकम जब भी है ना हमारी सेल्स इनकम है, इनकम में इंक्रीज हुआ तो हमको इसको क्रेडिट करना है। तो 18,000, अभी 18,000 कहाँ से आया वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। बिंग, बिंग यहाँ पे लिखेंगे हम, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी भी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ क्विकली। ये 20,000 है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे हम, 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, तो 2,000 आया। ये है आपका टीडी। ये मैं वर्किंग नोट आपको जस्ट दिखा रही हूँ, आपको कंपलसरी नहीं है वर्किंग नोट दिखाना, यहाँ पे कोई बोला नहीं है। फिर हम यहाँ पे 20,000 माइनस आप जब 2,000 करोगे तो आपको 18,000 रिसीव होगा। तो इस तरीके से ये आपका, ये मैंने एक्स्ट्रा में दिखाया, आपको ये नरेशन में, मतलब इस तरीके से आपको ये नरेशन में दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट दिखाया कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इज इक्वल्स टू कितना होता है 2,000, एंड 20,000 माइनस 2,000 करेंगे तो 18,000। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है एसपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू आपका ये 18,000 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम 12 तारीख को, साधारण सा एकदम ट्रांजेक्शन आ गया। अब तो आपको याद हो गया होगा कि जब भी पेमेंट की बात आती है पेड वर्ड आता है तो मतलब है ना रोकड़ा गया हमारा। पेड सैलरी पे की 12 तारीख को, तो सैलरी एक एस्पेक्ट हो गया और कैश एक एस्पेक्ट हो गया। तो कैश जा रहा है तो मतलब एक भी चीज समझ में आ जाती है दोनों एस्पेक्ट में से, तो दूसरा उसका अपोजिट ही होता है ना भाई। 2 एस्पेक्ट निकाले, कैश गोज आउट हो रहा है तो कैश को क्रेडिट करोगे तो ऑब्वियसली फिर सैलरी को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो एक भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आप उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री दिखा सकते हो। तो 4,000 का हम ट्रांजेक्शन दिखा देंगे 12 तारीख को कि भाई सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस ही हो गया बिजनेस के लिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 4,000 का सैलरी पेमेंट 4,000 टू, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया तो 4,000 हम इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर देंगे। एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग सैलरी पेड, बिंग सैलरी पेड, इस तरीके से आपको लिखना है, एकदम सिंपल सा ट्रांजेक्शन था, बिंग सैलरी पेड। नाउ इसको सेपरेट कर दो। नेक्स्ट इस पे जाएंगे कितने तारीख को, 16 तारीख को। देखिए 16 तारीख को क्या घटना घट गई, क्या बात हो गई। तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250, तुषार ने 250 रुपये का ना माल है ना रिटर्न कर दिया, उसने ना गुड्स रिटर्न कर दिए। तो जब गुड्स रिटर्न करते हैं, हमने तुषार को क्या किया था, देखिए 10 तारीख को हमने उसको बेचा था, कुणाल ने बेचा था, और 16 तारीख को वो रिटर्न कर रहा है, तो इसको सेल्स रिटर्न वर्ड भी यूज किया जाता है। सेल्स रिटर्न इसका टेक्निकल अकाउंटिंग वर्ड हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हम अब सेल्स अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि जब है ना हम बेचते हैं तो वो इनकम करके हम है ना उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं ना सेल्स को, तो वो बेचा हुआ माल जब वापिस आता है, रिटर्न हमारे पास बिजनेस में आता है,
बेचा हुआ माल जब रिटर्न बिजनेस में आता है तो उसको सेल्स रिटर्न हम लिखेंगे, और उसके लिए रिटर्न इनवर्ड भी यूज होता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस से अंदर आ गया, इनवर्ड आ गया, बिजनेस में आ गया। तो यहाँ पर हमें ना 16 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे कि भाई सेल्स रिटर्न स्लैश करके आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख लीजिए, ताकि आपको ये टेक्निकल दोनों वर्ड है ना आपको याद हो जाए। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कितने का, 250 रुपए का, ज्यादा नहीं भेजा, रिटर्न किया भाई, किसी भी कारण से भाई रिटर्न कर सकते ना, बंदे एक्स्ट्रा चला गया, बराबर है। और यहाँ पे ये उधार में बेचा था ना, सही है ना। तो मतलब इसके ये जो तुषार के खाते में हमने 18,000 लिखे कि भाई तुषार हमको 18,000 देगा, तो उसमें से 250 कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हमको 250 कम करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले तुषार को हमने डेबिट किया था, तुषार को हमने डेबिट में लिखा था, अब तुषार का नाम हमें ना क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अबे ना इतना बैलेंस कम होने वाला है, उसके खाते में जो 18,000 रिकॉर्ड किया उसमें से 250 है ना वो कम पेमेंट करेगा भाई, क्योंकि उसने माल ही रिटर्न भेज दिया 250 रुपए का। इस तरीके से आपको लिखना है। ये डेटर है, पर ये डेटर जब डिक्रीज होता है, मैं यहाँ पे वर्ड डेटर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब ये डिक्रीज होता है तो हमको इसको क्रेडिट में लिखना होता है। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स रिटर्न, इस तरीके से हम लिख लेंगे। रिटर्न बाय तुषार, बिंग गुड्स रिटर्न बाय तुषार, तुषार ने रिटर्न कर दिया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, एंट्री को, ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा सम है, मतलब इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है भाई। अभी नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 17 तारीख को, गुड्स टेकन बाय कुणाल, कुणाल ने माल है ना ले लिया, किस लिए, फॉर हिज प्राइवेट यूज, अपने प्राइवेट यूज के लिए ले लिया। प्राइवेट यूज के लिए जब लिया है तो हमें उसको है ना ड्राइंग्स अकाउंट करके रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट प्राइवेट यूज के लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट, और ड्राइंग्स अकाउंट जब हम कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं, जब प्रोप्राइटर है ना, प्रोप्राइटर वो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, पैसा रोकड़ा गुड्स लेके आता है, राइट, तो उसको हम है ना क्या करते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट करके हम है ना क्रेडिट करते हैं। तो अब उसी के खाते में से डेबिट होने वाला है ना, उसके इन्वेस्टमेंट में से। तो यहाँ पे कुणाल अपने घर के यूज के लिए लेके गया, पर्सनल यूज के लिए लेके गया, ड्राइंग्स है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे गुड्स टेकन बाय कुणाल लिख लेंगे। कुणाल कौन है? प्रोप्राइटर ही है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन बाय कुणाल। यहाँ पे जो कितने तारीख को, और इसमें परचेसेस करके भी हमें ना उसको क्रेडिट में परचेस लिख देंगे, तो मतलब परचेस उसमें से वो है ना डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 17 तारीख को हम लिखेंगे, 17 तारीख को आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना, तो 2000 टू गुड्स टेकन बाय कुणाल। इसके लिए कहीं कहीं पे आप लोगों को परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हुए भी दिखाई देगा, मतलब आपका परचेस की में से डिक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एंट्री को स्लैश करके परचेस करके भी आप लिख सकते हो, समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, कि यहाँ परचेस में से डिक्रीज हो जाता है, ऐसा भी होता है कि भाई वहां से हम डिडक्ट कर देते हैं। नाउ यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज आया तभी तो हमने यहाँ पे ड्राइंग्स वर्ड यूज किया, पर्सनल यूज। इस तरीके से हमें लिख लेना है। नाउ इसको एंट्री को हम कर देंगे सेपरेट, ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ना अभी लैपटॉप परचेस की बात आ रही है कि परचेस लैपटॉप परचेस हुआ 20 तारीख को 40,000 का लैपटॉप परचेस किया है, मतलब एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप वर्ड आया है। लैपटॉप क्या है? एसेट है, लैपटॉप है एसेट। फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस किया, एंड
18% का GST भी देना पड़ा, तो मतलब ये 40,000 में काफी नहीं होने वाला है। 40,000 पे 18% का GST कैलकुलेट करके वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा उसको, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज, है ना, स्टेट गवर्नमेंट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा इस टैक्स को। एंड पेड बाय चेक, तो मतलब हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। तो अभी मैं आप लोगों को ये जो GST कैलकुलेशन है वो मैं आप लोगों को इसका वर्किंग नोट दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे हमारी जो ट्रांजेक्शन आएगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको डेबिट में, है ना, GST एंड SGST भी लिखना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट इस पे हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ मैं, वैसे भी स्पेस कम पड़ जाएगा। यहाँ पे अभी लिख लेते हैं हम 20 तारीख को जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे लैपटॉप को मैं करती हूँ डेबिट, क्योंकि लैपटॉप एक एसेट हो गया बिजनेस का, डेबिट। तो अभी अमाउंट हमको कितना टोटल है वो अभी पता नहीं है, अमाउंट का कैलकुलेशन हमको करना होगा, हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट कितना है। एंड यहाँ पे जो आएगा CGST को भी डेबिट करना होगा, क्योंकि ये टैक्स है। CGST यहाँ पे हम लिखेंगे CGST इनपुट लिख लीजिए प्लीज़ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर भी आप लिख सकते हो, ये मैंने CGST पहले लिख लिया इसीलिए डेबिट। फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। तो इतना हमको पहले क्या करना होगा, अभी लैपटॉप का अमाउंट तो हमको पता है, लैपटॉप का तो हम 40,000 लिख सकते हैं, लेकिन इस पर हमको 18% का, है ना, टैक्स, है ना, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो GST है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें से फिर 50-50 जाएगा, 50% आएगा CGST में और 50% आएगा SGST में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट के यहाँ पर जो कितने तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया ये, तो ये है 20 तारीख का ट्रांजेक्शन, 20 तारीख ट्रांजेक्शन है, 20th डेट का जो ट्रांजेक्शन है, 20th अगस्त का महीना है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप की कॉस्ट कितनी है, तो वो है 40,000। देन 18% GST is equals to 40,000 मल्टीप्लाई बाय 18/100, शॉर्ट में आप लोग कर सकते हो, दिस 2 zeros got cancel, राइट। तो फिर उसके बाद में 18 4 कितना होता है 72, तो 7200 आ गया आपका GST। अब इसका आपको क्या करना है, इनपुट CGST इज इक्वल्स टू इनपुट, ये इक्वल ही होता है ना, SGST के इक्वल ही होता है, क्योंकि आधा आधा बढ़ता है ना भाई दोनों में। SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST जो हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे 7200 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जब आप करोगे तो आपको आएगा 3 × 6, 6 × 12, 3600, तो 3600 आ जाएगा इनपुट CGST का, एंड 3600 ही आ जाएगा इनपुट SGST का। तो यहाँ पे 3600 एंड 3600, तो टोटल पेमेंट कितना गया हमारे बैंक से, कितना डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट किया ना, तो बैंक से हो जाएगा टोटल 47,200। तो यहाँ पे 47,200 का पेमेंट भाई करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग लैपटॉप परचेस्ड बाय चेक, लैपटॉप परचेस्ड and 18% GST पेड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन आएगा भी 22 तारीख, रेंट पेड बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट किया, मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, तो एक तो एस्पेक्ट हो गया रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस हो गया, पेमेंट किया ना, पेमेंट किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 तारीख को, इसको सेपरेट कर देते ट्रांजैक्शन को, 22 तारीख को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
कितना पेमेंट किया, 15,000 का रेंट पे किया, 15,000 बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं उसको। नरेशन में लिखेंगे बिंग रेंट पेड बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट हो गया इसका। नेक्स्ट मूव करेंगे, इसको सेपरेट कर देते पहले। ये मैं इसलिए करूँ ताकि आप लोगों को भी हैबिट बने। नेक्स्ट परचेस किया है भाई कुणाल, पैसे वाला बन रहा है ना। देखो पहले लैपटॉप खरीदा, अब मोटर कार खरीद रहा है। 25 तारीख को परचेस मोटर कार, उसने मोटर कार परचेस की। तो मोटर कार बिजनेस के लिए परचेस की है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ का तो बोला नहीं, तो मोटर कार अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है 2 लाख। मोटर कार अकाउंट डेबिट 2 lakhs लिखेंगे। फॉर कैश रोकड़ा पेमेंट किया क्या, फॉर कैश एट द रेट ऑफ 18%, 18% का क्या डिस्काउंट, 18% जीएसटी, 18% की जीएसटी पेमेंट की है। एंड पेड बाय बैंक बोला है, तो यहाँ पे है ना पेड बाय, जो पेमेंट किया गया है वो बैंक अकाउंट के थ्रू किया गया है, मतलब है ना भाई रोकड़ा देकर किया, मतलब बैंक का चेक पेमेंट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हम उसके लिए बैंक वर्ड यूज करने वाले हैं। एंड मोटर कार, तो मोटर कार अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। व्हाट अबाउट द जीएसटी, जीएसटी भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमको, जीएसटी भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि इसका हाफ हमको करना। अभी मैं तो डायरेक्टली आप लोगों को बोल सकती हूँ कि भाई यहाँ पे है ना जो जीएसटी होगी वो 18 2 36 होती है, तो 36,000 जीएसटी हुई, 18,000 है ना गई सीजीएसटी में और 18,000 गई एसजीएसटी में, राइट। तो है ना आप लोगों को अगर है ना कन्फ्यूजन होता है तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिए। अभी मैं क्विकली आपको बताने के लिए मैं डायरेक्ट बोली हुई 2 लाख पे आप 18% कैलकुलेट करते हो। वर्किंग नोट बता देती हूँ, बेटर रहेगा क्योंकि कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इट इज़ बेटर कि मैं शॉर्ट में आप लोगों को क्विकली वर्किंग नोट आप लोगों को दिखाई देती हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आगे जाके ज़्यादा भी तो कैलकुलेशंस नहीं है। अभी यहीं पे आपका जीएसटी का बाकी फटाफट हो जाने वाले आपका ट्रांजेक्शन्स, राइट। ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन लंबे चौड़े आने वाले नहीं है, तो बेटर आपको दिखाई देती हूँ कि 25 तारीख का ट्रांजेक्शन, 25 का जो ट्रांजेक्शन है, 25 का जो ट्रांजेक्शन है इसमें है ना बात आ रही है कि मोटर कार को परचेस किया, तो कॉस्ट ऑफ मोटर कार ये आपको है ना वर्किंग नोट जब तक पूछते नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। अगर साधारण सिंपल कैलकुलेशन अगर आप क्विकली कर लेते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप उसको क्विकली कर सकते हैं, राइट। फिर है ना आप डायरेक्टली इस पे ये कर लीजिए कि भाई है ना आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो ये जो है 20 इस पे 2 लाख पे आपको है ना जीएसटी कैलकुलेट करनी है, तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% इज इक्वल्स टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18/100 करेंगे तो डी जीरोस कैंसल्ड, तो यहाँ पे 36,000 आ जाएगा क्योंकि 18 2 36 होता है, तो 36,000 आ गया। अब आपका जो इनपुट CGST इज इक्वल्स टू इनपुट SGST, इनपुट SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट 36,000 मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे तो 18,000, तो 18,000, राइट। और टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी मोटर कार की वो 2,36,000 की हो जाएगी, 2,36,000 की। तो यहाँ पर अभी जो 25 तारीख का ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 25 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें कि भाई है ना मोटर कार तो परचेस की, टैक्स भी तो है ना 36,000 का भरना पड़ा, मोटर कार अकाउंट डेबिट, तो टोटल अमाउंट तो ज़्यादा ही चुकाना पड़ा ना। बोलने के लिए कार 2 लाख की, लेकिन उसका टैक्स का क्या, तो हम जब किसी को बताएंगे कि भाई कितने की कार पड़ी तो आप बोलोगे 2,36,000, कि उसकी टोटल जो नेट वैल्यू आई वो 2,36,000। ये सब उसी में हमें है ना ऐड करना होता है ना, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। अकाउंटिंग रूल के हिसाब से आप लोगों को बता दूं, मान लो एयर कंडीशन अगर बिजनेस के लिए खरीदी होती और उसके पीछे इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000 पे किया होता, तो हम बोलते कि मान लो 28,000 की आपकी एसी है और 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो 28 + 3 31,000 हो गया, तो आप 31,000 बोलते कि कॉस्ट पड़ा है एसी का। ये अकाउंटिंग रूल है, तो यहाँ पे 18,000 आएगा। एंड इनपुट
ST अकाउंट, ये भी डेबिट करेंगे 18,000, इस तरीके से आपको लिखना है। टू यहाँ पे चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट पेड बाय बैंक है ना, तो मतलब हमारे बैंक खाते में से गया, बिजनेस के, कुणाल के बिजनेस के बैंक खाते से गया, तो 2,36,000 आपको टोटल रिकॉर्ड करना है। नरेशन में लिखेंगे बिंग मोटर कार परचेस्ड and 18% GST पेड, इंक्लूडिंग 18% GST भी अगर आपने लिखा तो भी चलता है, इंक्लूडिंग 18% GST, ठीक है। अभी नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इसको सेपरेट कर दें, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है भाई। नेक्स्ट बोला है बहुत साधारण, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के इरादे से ही भाई है ना, माल है ना फ्री में दे रहा है ना कोई, नहीं तो कोई किसी को देता है क्या, नहीं देता है ना, इसीलिए हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम क्रेडिट में लिखेंगे, स्लैश करके आप परचेस भी लिख लो, क्योंकि उसमें आपका जो माल है उसी में से वो कम हो जाता है, तो बेसिकली लेकिन हम लोग है ना गुड्स एडवर्टीजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ही रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंट्री 26 तारीख को, 26 तारीख की एंट्री जो लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया ना, एडवर्टीजमेंट कंपनी सोचती है फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले, तो फ्री में है ना सैंपल दे दिए भाई कंपनी ने, तो कितने का कंपनी ने दिया है फ्री में, तो 4,000 का, तो 4,000 यहाँ पे आएगा। टू यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, थोड़ा स्पेस लीव करना है, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, स्लैश करके परचेस भी लिख लो, परचेस अकाउंट 4,000 का, तरीके से लिख लेना। थोड़ा सा मैंने क्लोज बाई लिख दिया ना, परचेस थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन में जाना नहीं चाहिए, मैंने लिख दिया अभी, वो नीचे लिखने के बजाय यहाँ पे लिख दिया। तो बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एक साधारण सी जर्नल एंट्री है, पूछते ही पूछते हैं ताकि बच्चे स्कोर कर ले, एकदम साधारण है, तो इसको लॉजिकली सोचना है भाई। कहाँ मॉल वॉल में जा रहे हो, कोई फ्री में आपको कोई सैंपल मिल रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो समझ लीजिए बंदा एडवर्टीजमेंट कर रहा है ना भैया, कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, एज फ्री सैंपल, स्टॉक तो कम हो गया ना। नाउ लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर दो। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, 28 तारीख को क्या बात हो गई, 28 तारीख को परचेस गुड्स, परचेस की गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से परचेस किया 60,000 का ऑन क्रेडिट, तो सीधी सी बात है परचेसेस अकाउंट को डेबिट करना है और अमित के अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि अमित क्रेडिटर हो गया, उसने हमने उससे उधार में, मतलब कुणाल ने उससे उधार में माल लिया बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट लिखना है हम, तो हम लिखेंगे 28 तारीख को परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितना, 60,000 का, गुड्स टू, आप लोगों को लिखना है अमित अकाउंट 60,000, नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, एज सिंपल परचेस्ड ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है, ठीक है। एंट्री को कर दो सेपरेट। नेक्स्ट मूव करेंगे 30 तारीख को, 30 तारीख की दो ट्रांजेक्शन है, पेड बाय ईसीएस, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, ईसीएस कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली वो है ना ट्रांसफर हो जाता है फंड, हाँ, पेड बाय ईसीएस, तो पेमेंट किया, ईसीएस किया, मतलब बैंक के थ्रू गया टू अमित, अमित को पेमेंट किया, कितना किया, 58,500 का पेमेंट किया, तो मतलब है ना अमित से तो हमने उधार में खरीदा था 60,000 का माल भाई, और 30 तारीख को पेमेंट किया 58,500, मतलब ये डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमको, उसने हमको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो अब हम पेमेंट की एंट्री जब लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखने वाले हैं,
हमने उससे परचेस किया था, उसने हमको डिस्काउंट अलाउड किया। इसका मतलब है ना बिजनेस में हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, उसने अलाउड किया। हु अलाउड, यहाँ पे अलाउड वर्ड है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये नहीं सोचना कि डिस्काउंट अलाउड, हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है रिसिप्ट, हमें बेनिफिट मिला है, तो बेनिफिट मिला है इसीलिए 1500 रुपये को क्रेडिट करेंगे। और है ना हम कितने हमने पेमेंट किया है, 58,500 का कुणाल ने पेमेंट किया, तो टू बैंक करके 58,500 आएगा। और डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में अमित का नाम आएगा, क्योंकि इसका जो केस है वो रफा दफा कर रहे हैं हम, इसका जो केस है उसको रफा दफा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 तारीख को अमित अकाउंट डेबिट। क्यों लिख रहे भाई अमित अकाउंट, क्योंकि जो सेटलमेंट हो रहा है, अमित से 28 तारीख को खरीदा, 30 तारीख को पेमेंट कर रहे, तो अमित का है ना हमने क्रेडिट किया था, नाम क्रेडिट किया था 60,000 को लेकर, ये हमारा क्रेडिटर है। अमित कौन है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को हमने ना क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट इंक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट करना होता है। अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो अब इसको हम डेबिट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम, जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट में, यहाँ पे लिख रही हूँ क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट कर देंगे। और 60,000 का जो ट्रांजेक्शन है वो रफा दफा हो रहा है। पेमेंट कैसे किया, तो बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट, ECS बैंक के खाते में से जाता है भाई हमारा, तो बैंक अकाउंट कितना 58,500, नॉट 1,500, 1,500 का तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे जो एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमको किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना होगा, इसको हम रिकॉर्ड करने के टाइम पे वो डिस्काउंट अलाउड को हम रिसीव्ड वर्ड लिखने वाले हैं, क्योंकि कुणाल ने रिसीव किया है। अलाउ किसने किया, अमित ने दे दिया, ठीक है भाई तो मुझे इमीडिएट पेमेंट दे रहा है, एक तरीके से 2 दिन बाद ही पेमेंट करे, तो 1,500 का डिस्काउंट ले ले, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिसीव हुआ है अकाउंट 1,500 का। इसीलिए देखिए ये जो अमाउंट होता है ना क्रेडिट का और डेबिट का, वो है ना टैली होना चाहिए। कैसे टैली होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंट्री का। अमित का 60,000 तो यहाँ पे क्रेडिट में फिर 60,000 ही बन के आना चाहिए, तो इस तरीके से हमको दिखाना है। नरेशन में हम लिख देंगे बिंग, यहाँ पे पेमेंट मेड, राइट, यहाँ पे हमने उसको जो पेमेंट किया तो पेमेंट डन टू अमित, पेमेंट मेड टू अमित, पेमेंट मेड टू अमित बाय ECS एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो गया है। इस तरीके से हमको लिखना है। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट, फिर से ना 30 तारीख की एंट्री आने वाली है। 30 तारीख को क्या बात है, वही 30 तारीख की एंट्री आ रही है, फिर से एक और ट्रांजैक्शन आ रहा है 30 तारीख का। 30 तारीख को क्या बोला, गुड्स बेचा, गुड्स बेच दिया, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ₹5,000 का गुड्स एट द लॉस ऑफ 1,000, मतलब 5,000 का उसकी जो वैल्यू है 5,000, लेकिन 1,000 लॉस में बेचा है। तो मतलब हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये है ना, मतलब रोकड़ा वाली बात आ रही है, यहाँ पे कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन वगैरह की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे रोकड़ा में है ना हमने बेच दिया इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ना तो किसी बंदे का नाम दिया, राइट, और ना ही ऑन क्रेडिट भी वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए हम ये मान के चले कि भाई रोकड़ा रिसीव हो गया। तो रोकड़ा कितना रिसीव होगा, 5,000 माइनस लॉस करना होगा 1,000 का, 1,000 का, तो कितना हो गया 4,000। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं 4,000। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हमको 4,000 लिखना है। फिर लॉस ऑन सेल करके भी आप लिख सकते हो, या मिसलेनियस लॉस करके भी लिख सकते हो। ये लॉस ऑन सेल, सेल करने के टाइम लॉस ऑन सेल वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम मिसलेनियस, हम लोग इसके लिए या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि भाई मिसलेनियस लॉस अकाउंट करके भी हम इसको लिख सकते हैं डेबिट, तो 1,000 का। एंड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम होती है इसीलिए इसको हमको लिखना होगा, तो 5,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड एट लॉस, गुड्स सोल्ड एट लॉस ऑफ 1,000, इस तरीके से 1,000 एट लॉस ऑफ ₹1,000, इसको सेपरेट कर देंगे। इस तरीके से आपको दिखाना है। लास्ट जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या बोला, सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड, तो कितने के लिए गुड्स सेल किया है,
यहाँ पर फिर से बात आई गुड सोल्ड फॉर ₹20,000, तो यहाँ पे किसी बंदे का नाम नहीं है ना, तो हम इसको कैश सेल्स ही हम इसको करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो 31 तारीख को हम रिकॉर्ड करें, 20,000 का है ना भाई, गुड सेल कर दिया। तो 31 तारीख को हम यहाँ पे 31 अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त मंथ में 31 डेज होते हैं ना, तो 31 तारीख को कैश अकाउंट यहाँ पे अभी कितना 20,000 रिकॉर्ड किया। टू सेल्स अकाउंट सेल्स इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट 20,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इस तरीके से आपको लिखना है। एंड इसके बाद में ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए जब आप टोटल करोगे, पूरा अमाउंट टोटल करके देखना, तो आप लोगों को 6,97,450 आना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को टोटल करके नहीं दिखा रही हूँ। टोटलिंग अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अमाउंट इधर ही टोटल करना, आप यहाँ वहाँ उसको पूरा कॉपी करके फिर कैलकुलेशन मत करने जाना। 6,97,450 आपका क्रेडिट एंड डेबिट का टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर योर लाइफ टाइम फ्री है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।